तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता किसी का, तो कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। 16 दिसंबर 2012 एक लड़का और एक लड़की दो दोस्त डिसाइड करते हैं कि कहीं घूमने चला जाए। लड़की ज्योति सिंह और लड़का वीरेंद्र प्रताप पांडे यह डिसाइड करते हैं कि चलो आज संडे है तो कहीं मूवी देखने चला जाए। फिर दोनों दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में पहुंचते हैं। वहां पर वो इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई मूवी को देखते हैं। अब चूंकि इवनिंग शो था तो मूवी का जो टाइमिंग था वो लगभग 6:40 से 8:30 PM का था। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो रात हो चुकी रहती है। अब चूंकि ज्योति पालम गाँव की रहने वाली थी तो पालम गाँव जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिलता है। उसके बाद एक ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरका बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुनिरका बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद वहां पर भी उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलती है। अभी दोनों इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक सफेद रंग की बस वहां पर आती है और बस में से एक आदमी उन दोनों से पूछता है कि कहाँ जाना है। जब ये दोनों बताते हैं कि उन्हें पालम गाँव जाना है तो वह आदमी बोलता है कि चलो हम भी वहीं पे चल रहे हैं। बस क्या था, ये दोनों बस में बैठ जाते हैं। लेकिन जिस बस में ये दोनों बैठते हैं उस बस में कुल 6 लोग बैठे होते हैं और उन्होंने पहले से ही शराब पी रखी थी। साथ ही साथ वो सवारी के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए बस को इधर उधर घुमा रहे थे। बस में जो 6 लोग बैठे थे उनमें से एक था राम सिंह जो कि बस का ड्राइवर था। दूसरा था मुकेश जो कि राम सिंह का छोटा भाई था और वो बस की साफ सफाई करता था। लेकिन 16 दिसंबर की रात मुकेश ही बस को चला रहा था। तीसरा जो आदमी था वो था विनय शर्मा जो कि आर्ट साइड से बैचलर कर रहा था और वो एयरफोर्स में जाना चाहता था। चौथा व्यक्ति था अक्षय ठाकुर भी बस में हेल्पर का ही काम करता था। पांचवा आदमी था पवन गुप्ता जो कि फल बेचता था और जो छठा व्यक्ति था वो जुबिनाइल था जिसका नाम राजू भी बताया जाता है। तो चलिए वापस आते हैं कहानी की तरफ। जब बस में ज्योति और उसके दोस्त बैठ जाते हैं तो दोनों कंडक्टर से टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट के बदले दोनों से 10-10 रुपए किराए के रूप में ले लिया जाता है। फिर जब बस कुछ दूर आगे निकल जाती है तो ये लोग बस का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइट भी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद 6 में से 3 लोग लड़की के ऊपर कमेंट पास करने लगते हैं, जिसके बाद लड़की का दोस्त उनका विरोध करने लगता है। फिर 2 लोग और आ जाते हैं जो बस में पहले से बैठे थे। अब ज्योति और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये लोग मिले हुए हैं। फिर विरोध करने के चलते पांचों मिलकर उसके दोस्त की खूब पिटाई कर देते हैं। उसी दौरान अविंद्र के सर पर एक आयरन रॉड से मारा जाता है, जिसके बाद अविंद्र लगभग बेहोश सा हो जाता है। ये सब देखकर ज्योति डरी हुई पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसका फोन भी छीन लेते हैं और ज्योति को भी मारने लगते हैं। साथ ही साथ जो भी सामान उन दोनों के पास होता है जैसे कि पैसा, मोबाइल वगैरह वगैरह, ये लोग उनसे छीन लेते हैं और दोनों के कपड़े भी निकाल देते हैं। अविंद्र जब बेहोश सा हो जाता है तो वो देखता है कि वो लोग ज्योति को बस के पिछले सीट पर ले जा रहे थे। उसके बाद एक एक करके बस में बैठे 6 के 6 लोग ज्योति का गैंगरेप करते हैं। वहीं बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदलते रहते हैं और बस सड़कों पर चक्कर लगाते रहती है। साथ ही साथ दरवाजा और शीशा के बंद होने के कारण बाहर के लोगों को भनक भी नहीं लगता है। यहाँ तक कि ज्योति के विरोध करने के दौरान उन्होंने बस में जो लोहे का औजार होता है जैसे कि पाना, उसे वो लोग लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में डाल देते हैं। साथ ही साथ उसके पूरे शरीर को ये लोग निचोड़ते रहते हैं। वहीं लड़की का जो आंत था वो पेट से लगभग बाहर आ चुका था। फिर जब उनकी भूख खत्म हो जाती है तो उन्हें लगता है कि लड़की मर गई, तो ये लोग लड़के को भी मारने लगते हैं ताकि लड़का भी मर जाए। फिर दोनों को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं जहाँ थोड़ा बहुत झाड़ियाँ भी थी और उसके बाद ये लोग बस को उन दोनों के ऊपर चलाने की भी कोशिश करते हैं ताकि लोगों को एक्सीडेंट लगे। लेकिन जो लड़का था वो थोड़ा बहुत होश में था तो वो ज्योति को झाड़ियों की तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वो 6 लोग बस को लेकर भाग जाते हैं। अब आपको तो मालूम ही होगा कि दिसंबर के महीने में कितनी ठंडी पड़ती है। उस ठंडी में रात को ये दोनों बिना कपड़े के रोड के किनारे पड़े होते हैं। वहीं जो लड़का था जिसे कि बुरी तरह से पीटा गया था वो हाथ हिलाकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। उस दौरान कई गाड़ियाँ आती है, जाती है और वहाँ से गुजरती है, लेकिन कोई उन्हें मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन एक आदमी बाइक से वहीं से गुजर रहा होता है। तो लगभग महिपालपुर रेड लाइट से 250 या 300 मीटर आगे एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में लड़की और लड़का नंगा अवस्था में पड़ गए। तो मैंने आवाज़ सुनी कि बचाओ बचाओ। तो मैं अपनी बाइक खड़ी करके उनके पास गया तो मुझे लड़का बैठा हुआ मिला, खून में लथपथ था और लड़की वहाँ लेटी हुई, दोनों ही नंगा अवस्था में थे। मैंने उससे पूछा, भाई ये बेटा कैसे क्या हुआ है आपके साथ? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम PVR से साकेत से मूवी देखने कर आए, तो हमने ऑटो पकड़ा तो हम मुनिरका उतर गए और मुनिरका से बस आ रही थी तो हमने बस में, वो बस वाला चला रहा था कि द्वारका पैलम, तो हम उसमें बैठ गए और उसमें वो 6 बंदे थे, 6 के 6 दारू मतलब ड्रिंक की हुई थी उन्होंने और उन्होंने हमारे साथ ये अन्याय किया और उन लड़के को भी मारा और लड़की के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार। उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो बात उन्होंने बता दी, लेकिन उन 6 लोगों ने उन दोनों के कपड़े भी उतार लिए थे। मैं फिर बैक साइड में होटल में गया, होटल से एक बेडशीट लाया, एक बोतल लाया पानी की और मैंने अपने कपड़े उतार कर लड़की को पहनाए और लड़के को, और बेडशीट में लड़की को लपेटा और लड़के के लुंगी की तरह बांधा। उसके बाद उस आदमी ने पुलिस को भी बुलाया और उसके बाद मैंने फिर दोबारा
दोबारा मैंने फिर कॉल, उसके बाद पीसीआर आई तो वो भी आपस में यही डिस्कस करते रहे कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, दोनों आपस में। और अंत में राजकुमार को दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी। फिर मैंने दूसरा बंदा जो था उससे रिक्वेस्ट करी, वो बड़ी मुश्किल से फिर वो उसमें गाड़ी में शिफ्ट किया। उसके बाद उन दोनों को गाड़ी में बैठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब रात में ज्योति को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है तो डॉक्टर कुछ ऐसा कहता है। और उसके बाद जब वो डॉक्टर आता है और निर्भया को देखता है तो उसकी जो पहली लाइन थी वो ये थी कि ये किसकी लाश उठा कर ले आए, ये तो डेड बॉडी है, इसका क्या इलाज करें। फिर ज्योति के माता पिता को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद ज्योति को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। अभी इतना सब कुछ गुजर चुका रहता है लेकिन मीडिया तक को भी इसकी खबर नहीं होती है। लेकिन जब इसकी खबर मीडिया में आती है तब मीडिया वाले ज्योति को एक नया नाम देते हैं, निर्भया। मीडिया में खबर आते ही निर्भया पूरे देश की बेटी बन जाती है। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी इस केस को लेकर काफी एक्टिव हो जाती है। उन्होंने जब सीसीटीवी खंगाला तो उन्होंने देखा कि एक व्हाइट कलर की बस कई बार सेम रूट से होकर गुजर रही थी और यह वही बस थी जिसमें निर्भया के साथ गलत हुआ था। फिर बस के नंबर की मदद से पुलिस बस ड्राइवर तक पहुंचती है और ड्राइवर की मदद से उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो उस रात बस में होते हैं। जब निर्भया की हालात में सुधार देखने को नहीं मिलता है तो 26 दिसंबर को निर्भया को एक स्पेशल प्लेन से सिंगापुर ले जाया जाता है और निर्भया के खर्चा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने ऊपर ले लेती है। साथ में उसके माता पिता भी वहाँ पर जाते हैं। फिर इसे माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उधर निर्भया सिंगापुर में इलाज के लिए जाती है और इधर पूरे देश में लोग निर्भया की सलामती के लिए दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। वहीं निर्भया के शरीर पर उन 6 के 6 लोगों ने कई जगह दांतों से भी काटा था। तो दिल्ली पुलिस ने एक नई फोरेंसिक टेक्नोलॉजी ओडोंटोलॉजी का मदद लिया। दरअसल ओडोंटोलॉजी में होता क्या है कि दांतों के निशान की मदद से मैच किया जाता है कि कौन किसके दांत का निशान है और अंत में मिले रिपोर्ट के अनुसार यह मालूम होता है कि निर्भया के शरीर पर जो निशान थे उनमें से 3 निशान ड्राइवर राम सिंह के थे और बाकी के बचे 1 निशान अक्षय ठाकुर का था। उधर निर्भया को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए ले जाया गया था लेकिन निर्भया की हालात और खराब होते जाती है और 29 दिसंबर को जो ठीक होने की उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। निर्भया के मौत के बाद भारत के लोग और आक्रोशित हो जाते हैं और भारत में जगह जगह पर निर्भया के न्याय के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस होती है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चला जाता है और इस केस की हियरिंग रोज होने लगती है। लेकिन उसी दौरान लगभग 3 महीने बाद उन 6 लोगों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली। बाकी के बचते हैं 5 लोग और इन 5 में से एक जुवेनाइल था जो कि क्राइम के वक्त नाबालिग था। तो उस जुवेनाइल की हियरिंग जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में की जाती है और फाइनली 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उस लड़के को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाता है ताकि लोगों को यदि मालूम पड़ जाएगा तो लोग ही उसे मार देंगे। उसके बाद लगभग 9 महीने बाद 10 सितंबर 2013 को लोअर कोर्ट द्वारा चारों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ये चारों हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखती है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर 4 में से 3 ने वापस सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और रिव्यू पिटीशन डाला लेकिन फिर से 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और फांसी की सजा बरकरार रही। अब देखो फैसला तो हो गया था कि चारों को फांसी होनी है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और देखते ही देखते 2018 भी चला जाता है। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को निर्भया के पेरेंट्स कोर्ट में पहुंचते हैं और जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने के लिए मांग करते हैं। फिर 10 दिसंबर 2019 को अक्षय ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालता है। उसके 3 दिन बाद निर्भया की मां भी सुप्रीम कोर्ट जाती है और अक्षय द्वारा डाले गए पुनर्विचार याचिका का विरोध करती है जिसके बाद 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अक्षय ठाकुर के पुनर्विचार याचिका को डिसमिस कर देता है। और चूंकि उन चारों के पास कुछ कानूनन रास्ते मौजूद थे तो तिहाड़ अथॉरिटी से कहा जाता है कि उन चारों के लिए नोटिस इशू किया जाए कि जो भी रास्ते उनके पास मौजूद है फांसी से बचने के लिए वो जल्द से जल्द यूज कर ले। इसी बीच इसमें एक और ट्विस्ट आता है। 4 में से एक जो पवन गुप्ता था कोर्ट से कहता है कि अपराध के समय वह जुवेनाइल था लेकिन 19 दिसंबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इस क्लेम को खारिज कर दिया जाता है और 7 जनवरी 2020 को दिल्ली कोर्ट यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और फांसी की तारीख 22 जनवरी 2020 को रखी जाती है। लेकिन उसी बीच विनय और मुकेश क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर देते हैं। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन में होता क्या है, जब रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है तो दोषियों के पास क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन होता है जिसमें जो फाइनल जजमेंट सुनाया जाता है उसे चेक किया जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब एक तरह का डबल वेरिफिकेशन। लेकिन 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर देता है। फिर 17 जनवरी 2020 को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मुकेश सिंह द्वारा डाले गए मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तक पहुंचाता है और प्रेसिडेंट भी मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं। उसके बाद फिर से एक फ्रेश डेथ वारंट जारी किया जाता है और इस बार फांसी की तारीख 1 फरवरी को रखी जाती है। लेकिन इसी बीच पवन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट पर ब्लेम लगाता है कि उसने जो जुवेनाइल होने की अर्जी डाली थी जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। उसके बाद 20 जून को सुप्रीम कोर्ट भी पवन के जुवेनाइल होने वाले पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। वहीं ये जो चारों दोषी होते हैं खूब ड्रामा करते हैं, एक एक करके ये लोग पिटीशन डालते रहते हैं और फांसी टलते रहता है। उसी दौरान एक और डेथ वारंट जारी किया जाता है और फांसी की तारीख 3 मार्च को रखी जाती है लेकिन फिर से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन उन चारों के पास जो भी ऑप्शन मौजूद थे वो लगभग खत्म हो चुके थे और फाइनली 5 मार्च को कोर्ट फिर से एक फ्रेश एंड फाइनल डेथ वारंट जारी करता है। 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी को
निर्धारित किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये चारों और इनके वकील कई सारे तरकीब अपनाते हैं, लेकिन इनका कोई चारा नहीं चलता है। 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है जो फांसी की इंतजार कर रही होती है, और फाइनली सुबह 5:30 बजे चारों को फांसी पर लटका दिया जाता है, और इस प्रकार निर्भया को न्याय मिलता है। उस दिन पूरे देश के लोग जो निर्भया के लिए न्याय चाहते थे बहुत खुश थे। देखिए फाइनली उनको फांसी पे लटका दिया गया है। ये आज 7 साल का संघर्ष निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन।